आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, तो मेंबर बनने शुरू हो गए, ये हो गए, हो गए, और काम है उनका फूट डालने का। वो कब से डालते चले आ रहे हैं कि बिना फूट डाले वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये उनका काम है। हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कई बार मन करता है कि अच्छी तरह से सुना दूं उनको, कोई तर्क नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे तुम्हारा एजेंडा क्या? कहीं कोई पोस्ट आया है तो उस पर काय को भौंकना शुरू करते थे। तुम इतने फालतू बैठे हो घर में कि अपनी बुद्धि दिखाने के लिए उस पर लड़ने बैठ जाते हो। अरे लड़ाई इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे चल रही है आजकल। किसी ने फेंक दी कोई पोस्ट, किसी ने कुछ एजेंडा चला दिया, तुम बिना सोचे समझे उस पर अपने पूरी बुद्धि, अपना पूरा बल, अपना पूरा सब कुछ ड्राइंग रूम में बैठे बैठे खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं है, दिखाते रहते हो, दिखाते। क्यों टिप्पणी करनी है? क्यों चिल्लाना है? किसी के कहने से कोई संविधान में चीजें खराब? कहीं शिकार के लिए जाता है, कहीं अपने लाभ के लिए जाता है, कहीं बिना मेहनत के कुछ प्राप्त करने की कोशिश के लिए जाता है, तो वो उस समूह का, उस ग्रुप का, उस जानवरों के झुंड का मुकाबला नहीं कर सकता। वो ये बात जानता है कि ये जो झुंड है, चाहे वो हिरणों का है, चाहे भेड़ों का है, चाहे वो गायों का है, भैंसों का है, चाहे वो लोगों का है, चाहे किसी गांव में है, चाहे शहर में है, इनसे अगर सीधा कुछ प्राप्त करेगा, जाके कहेगा, छीनेगा, झपटेगा, शिकार करेगा, मारेगा, काटेगा, तो सीधा सीधा करेगा तो मौत को निमंत्रण देगा। झुंड मार देगा उसको, चाहे वो जानवरों का झुंड हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, वो झुंड उसको खत्म कर देगा, क्योंकि उस झुंड को घात आघात पहुंचाने के लिए वो जानवर या वो मनुष्य या मनुष्य का ग्रुप वो आ रहा है। तो प्रकृति ये कहती है, नेचर ये कहती है कि अगर जानवर का शिकार करना है और शिकारी ग्रुप छोटा है, जैसे शेरनियों का ग्रुप होता है या भेड़ियों का ग्रुप होता है या कुछ लोगों का ग्रुप है, तो उनका पीछा करो, उनकी स्टडी करो, उनको देखो, उनकी कमजोरी महसूस करो, पता करो कि कहाँ पानी पीने के लिए रुकते हैं, उनमें घुसो, उनमें देखो, और उस झुंड में खलबली पहुंचाओ। उस झुंड में घुस के खलबली पैदा करो, और खलबली से वो बिखरेंगे, और जब वो बिखरेंगे तो उनमें से जो सबसे कमजोर, कोई लंगड़ा, कोई घायल, कोई बच्चा, कोई बीमार, जो मिले उसको दबोच लो और उसको मार दो, उसे खाओ, और देखते रहो कि कहीं झुंड वापस तो नहीं आ रहा है। झुंड का अध्ययन करते रहो। तो ये प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक रूल है जो जानवरों में अधिकतर अप्लाई होता है, पर मनुष्य भी इसको अप्लाई करते हैं, मनुष्य भी इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक है। अगर कहीं कोई संघ है, कहीं कोई ग्रुप है, कहीं कोई एक से लोग हैं, तो उनको सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता। सीधे सीधे उनका गेहूं, मकान, जमीन जायदाद, उनकी स्त्रियां, उनका सोना चांदी, पैसा, गाड़ी घोड़ा, नौकरी चाकरी, उनकी सैलरी, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ नहीं छीनी जा सकती। तो उनको तोड़ना होता है, खलबली मचा के तोड़ना होता है, अलग अलग करना होता है। और अलग अलग करने के लिए, मनुष्य को अलग अलग करने के लिए शेरों की तरह, शेरनियों की तरह झुंड में जाना नहीं पड़ता। वो उनके माइंड पे कब्जा करते हैं, उनके मन पे कब्जा करते हैं, और स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या चीज इनकी कमजोरी है, कहाँ ये बिखर सकते हैं, कहाँ विखंडित हो सकते हैं, कहाँ अलग अलग हो सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, पर हर तरीका अलग करने का तरीका है, अगर सामने वाले लोग शिकारी कम मात्रा में थोड़ी है तो। और सबका मूल उद्देश्य, सारे तरीके जितने भी हैं, जितने भी ये युक्तियां हैं, जितनी भी ये ट्रिक्स हैं, उन सबका एक और एक केवल पर्पज है कि झुंड में बिखराव चाहिए। इसको सीधे शब्दों में बताते भी हैं, कहते तो अंग्रेजों का नाम लेके हैं, पर ये सब में चलता है पूरी दुनिया में। फूट डालो और राज करो, मतलब बिखेर दो। फूट का मतलब है, जैसे खरबूजा फूटता है तो चारों तरफ बिखर जाता है, उसको फूट बोलते हैं। ये फूट है, तो फूट पड़ गई, यानी कि उनके अंदर बिखराव हो गया। तो फूट डालो और राज करो, अलग अलग करके राज करो, या आपस में इनको लड़ा के राज करो। ये सेंटेंस चलते हैं, सब जानते हैं, पर इसका कोई मनन, कोई अच्छी तरह, ये रूटीन में आ गया है। मतलब जैसे सांस लेना रूटीन में है, तो सांस की
औकात का हमें तब पता चलता है जब सांस बंद होने लगती है। सांस की औकात का हमें तब पता चलता है जब पॉल्यूशन होता है। सांस की औकात का जब पता चलता है जब पानी के अंदर आदमी घुसता है और सांस नहीं आती। सांस की औकात का हमें तब पता चलता है जब वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है और एक एक सांस के लिए लड़ता है, एक एक सांस के लिए खूब खींचता है पर सांस आती नहीं। उसे वेंटिलेटर पे भी लगाते हैं, बैलून भी लगाते हैं पर आती नहीं। तब उसको पता चलता है कि अरे जिंदगी भर जिस सांस को मैं लेता रहा वो तो बहुत कीमती थी और मैं ऐसे ही घूमता रहा। तो वैसे ही संघ की ताकत का पता तब चलता है जब फूट पड़ जाती है और अलग पिटाई होती है। उससे पहले संघ की ताकत का पता नहीं चलता, एम ही लगता है कि ठीक है। तो ये जो युक्तियां हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो जितने भी तरीके हैं, ये तरीके लगभग हमारी निगाह में हैं और कॉमन हैं और सब जानते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ तोड़ा जाता है, कैसे कैसे। पुराने समय में हम लोग समण थे, तो समण और वमण। तो वमण हमको क्या तोड़ेगा, हम तो समण हैं, बल्कि हमने उसको नाम दिया पर वो इकट्ठे हो गए अपने फायदे के लिए। सभी लोग इकट्ठे होते हैं, नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। कोई ऐसा नहीं है कि इकट्ठे होने का जो मंत्र है वो किसी की जागीर है। संघ तो किसी की जागीर हो सकती है, जैसे कि भारत के अंदर समर संघ है, इकट्ठे होने का संघ है, पर सांघिक होना, इकट्ठा होना प्राकृतिक है। इसका कोई पेटेंट नहीं है, ये सभी के अंदर विद्यमान है, चाहे मारने वाला हो चाहे पिटने वाला हो। ये सभी को पता है कि इकट्ठे होने से ताकत बनती है, इकट्ठे होने से हम मार भी सकते हैं और इकट्ठे होने से हम किसी भी हालत में किसी दूसरे के अधिकार को ले भी सकते हैं। ये सबको पता है। तो वहां जब हम समण थे और जब यहाँ बमड़ आए तो हम में फूट डालने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि अलग अलग तो करना है। अगर समण शब्द पे ही सब कायम रहेंगे और सारे अपने आप को समण कहते रहेंगे तो फूट कैसे डलेगी। तो समण शब्द को खत्म करो सबसे पहले, क्योंकि अगर शब्द को खत्म नहीं करोगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो सब एक रहेंगे। तो समण शब्द को खत्म करने के लिए इसको बदला, इसको बदलकर भाषा बदली, अपनी भाषा का थोड़ा सा रे और श्रेय डाला इसके अंदर। शय और रे, शय हमारे यहाँ नहीं होता, आधा रे हमारे यहाँ नहीं होता। तो समण का सम से जो बना हुआ शब्द था, सम को श्रम किया और समण का श्रमण कर दिया। सम का श्रम किया और समण को श्रमण कर दिया। समण से श्रमण होने में, बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है अगर अर्थ वही रहे, पर अर्थ भी प्रचारित किया गया, प्रोपोगेट किया गया, चारों तरफ फैलाया गया कि श्रमण का मतलब मेहनत करने वाले हैं। और एक साथ नहीं बदला। कोई ये कहे कि आज यहाँ थाली पीट के अनाउंस हुआ, क्योंकि पुराने समय में तो थाली पीटी जाती थी, ढोल ढोल नगाड़े होकर मुनादी होती थी कि राजा का ये आदेश है। गांव गांव में मुनादी होती थी, कहते भाई मुनादी हो गई। वो बेसिकली जो जनरल ऑर्डर्स हैं राजा के, जो दरबार में होते थे, वही मुनादी करके सबको बताए जाते थे कि आज से ये नियम है। और वो लिखित में नहीं होते थे, बस वो नियम है, उसके बाद वो नहीं मानेगा तो राजा के कोड़े पड़ेंगे, सिपाही आगे ले जाएगा और जो उसका काजी होगा वो उसका न्याय करेगा, जो उसका न्यायाधीश है। आपने नियम तोड़ा, पर नियम लिखित में नहीं होते थे पहले, बस मुंह से बोल दिया मुनादी होगी, बात खत्म हो गई। तो वो जो सारे के सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ इस सिस्टम को फूट डालने की कोशिश की, उसमें सम को श्रम कहा, पर शुरू में ये नहीं कहा कि हम सम और श्रम में अंतर मानते हैं। सम का मतलब, समण का मतलब यहाँ के लोग हैं, और श्रमण का मतलब वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं। क्योंकि कहें कैसे, समण लोग बहुत ज्यादा हैं, उनकी बात मानेगा कौन, और उनकी हिम्मत कैसे कि वो हमारे एक शब्द को बदल के कुछ अर्थ बदलें। तो हिम्मत भी नहीं हो सकती, इतने सारे लोग। इसलिए प्रचारित हवा में करते रहे, हवा में प्रचारित करते रहे और धीरे धीरे अपने शब्दों में इस्तेमाल करते रहे। और किसी को ये कह रहे हैं भाई आप तो श्रम करने वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आदमी को अच्छा लगता है भाई हम मेहनत करने वाले, फोकटी खाने वाले नहीं है, मांग के खाने वाले नहीं है, याचक नहीं है, भिखारी नहीं है। तो अच्छा लगता है कोई कहे तो आदमी ध्यान नहीं देता। कह रहे अरे यही तो कह रहा है कि श्रम माने तो ये शब्द इन्हीं के यहाँ का है जहां से ये आए हैं, तो श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो अडॉप्ट होती चली गई। तो ये नहीं कहा कि हम सम से श्रवण करके सम को खत्म कर रहे हैं, समण को खत्म कर रहे हैं। वो सम और समण धीरे धीरे लोप होते गए, पीछे होते गए, और मेहनत करने वाले लोगों को अपना दम भर के वो भी खुद अपने आप को श्रमिक कहने लगे, श्रमण कहने लगे, श्रमण सभ्यता कहने लगे। उनकी भाषा में अडॉप्ट हो गया जो यहाँ अडॉप्ट, क्योंकि बाहर से शब्द आते हैं वो हमेशा अडॉप्ट होते चले जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो बाहर से शब्द आते हैं वो सब अडॉप्ट होते चले जाते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होके, कुछ सीधे होके, कुछ बदल के। और जो आसान आसान शब्द होते हैं लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हों। जैसे भारत के अंदर अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो आसान है और उनको यूज करते हैं, और पता नहीं चलता, ये नहीं पता चलता कि ये अरबी का है, ये फारसी का है, ये उर्दू का है, ये इंग्लिश का है, ये कहाँ का है, पता नहीं चलता। उसको इस्तेमाल ऐसा करते हैं हम, ऐसा लगता है कि ये सब हमारे रूटीन में है और यही भाषा है। तो सम होता चला गया तो
फूट डालने शुरू की, यानी श्रमण जो लोग थे उनसे श्रमिक हो गए। अब जो श्रमिक लोग थे, जो श्रमण लोग थे, अब उनमें फूट डालनी शुरू करी। अरे तुम्हारा काम तो चमड़ा रंगने का है, ये तो बड़ा बदबूदार बेकार काम है। तुमसे नीचे काम उसका है जो खाल निकालता है, और रंगने वाला, और जो चमड़ा सिल्ला, उसको कह दिया ये काम ज्यादा अच्छा है, ये रंगने वाला खाल निकालने वाला तो नीच काम है, बेकार है। नीच काम, गंदा काम की जो परिभाषा है वो काम की बदबू से, काम की बुराई से, उस काम में कितनी गंदगी है उससे नीच होता है, नीचा होता है। मतलब जितना गंदा काम, बदबूदार, बेकार, उतना वो नीचे काम है। कामों के बंटवारे होने लगे। कामों के बंटवारे होते तो कोई समस्या नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो सोना पीटेगा उसका काम बढ़िया है, क्योंकि वो सोना पीटा, नहा धो के आया, नहा धो के जाता है, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, पैसे भी कमाता है, काम तो उसका बढ़िया है। बढ़िया को उच्च कहते हैं, ऊंचा हो गया काम। कामों के ऊंच नीच होते तो कोई समस्या नहीं थी। इस बात को सब ध्यान देना, ध्यान से। काम अगर ऊंच नीच होते तो कोई समस्या नहीं थी, पर काम करने वाले ऊंच नीच हो गए। फूट यहां डाली कि काम करने वाले धीरे धीरे करके पहले काम ऊंच नीच हुए, और फिर कामगार ऊंच नीच हो गए, और सिस्टम धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता चला गया। हमको पता ही नहीं चला कि हमारा काम से ऊंच नीच होते होते कब हम खुद ऊंच नीच हो गए। जैसे यूरोप के अंदर है, यूरोप के अंदर कोई कुछ भी काम करे, वहां बंदे की जो रेपुटेशन है वो उसी हिसाब से रहती है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन जो गंदे काम होते हैं, सफाई वफाई के जैसे भी, उसमें ज्यादा सैलरी मिलती है वहाँ। वो ज्यादा मेहनत के काम माने जाते हैं, तो ज्यादा पैसा मिलता है। उनका डेवलप कंट्री है, हमारा कंट्री अभी ऐसे चल रहा है मामला। तो यहाँ तो कामगार, काम से कामगारों के बंटवारे हो गए, और जैसे ही ऊंच नीच हुआ आदमी का, तो आदमी में फूट पड़ गई, यानी भारत के समणों में फूट पड़ गई। और फूट पड़ गई तो जो ऊपर है, जिसका काम ऊंचा है, और जो कामगार ऊंचा हो गया, घोषित होने लगा, वो काय को नीचे होगा, उसको तो ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा है। पर वो ये भूल गया कि उसके ऊपर भी कुछ और है। वो अपने ऊपर जो बैठा हुआ है उसका गुलाम बनने को तैयार है, पर अपने नीचे बैठे हुए लोगों को गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो मजा ले ले आदमी, वो दिमाग में बनना शुरू हो गया। कई सौ साल लगे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और फूट डाल के ऊंच नीच करके टुकड़े हो गए। और टुकड़ा करने के बाद में जिन लोगों को शिकार करना था उन्होंने शिकार कर लिया, अब परमानेंट शिकार होने लगा। पर जब बाबा साहब जैसे, अम्बेडकर जैसे लोग आ गए और उन्होंने ये कहा कि ये सब गड़बड़ है, ये तीन प्रकार के लोग अभी कर देते हैं संविधान में, SC ST OBC, तो SC वर्सेस OBC करके शिकार करने लगे, ST SC वर्सेस OBC करने लगे, फिर SC वर्सेस ST करके शिकार करने लगे। भाई, शिकार करने वाला तो फूट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि अगर फूट नहीं डालेगा, टूटेंगे नहीं, तो शिकार कैसे करेगा, माल कैसे खाएगा, मांस कैसे खाएगा, वो तो फूट डालेगा डालेगा। तो जो मिल जाए उसी में फूट डालना है। वो ऐसे नहीं है तो भाषा के आधार पर सही, अरे तुम तमिल हो, हिंदी नहीं बोलते, चलो इसी बात पर झगड़ा होगा। अरे तुम लोग उर्दू में क्यों बोलते हो, हिंदी में क्यों नहीं बोलते, इसी बात पर झगड़ा होगा। तुम्हारा क्षेत्र ये है, तुम्हारा क्षेत्र ये है, इसी बात पर झगड़ा होगा। तुम्हारी नदी में पानी आता है, हमारी में नहीं आता, इसी देश में इसी बात पर झगड़ा होगा। मतलब फूट डालने के 10,000 तरीके, किसी भी तरीके डाल दो, जैसे जैसे चाहो वैसे डाल दो। और यूनाइट करने वालों के पास में कोई इलाज नहीं है, इकट्ठा करने वालों के पास में कोई नहीं है। बेचारे करते रहते हैं, कभी दलित के नाम पे, कभी बहुजन के नाम पे, कभी बैकवर्ड के नाम पे, कभी OBC के नाम पे, कभी 85% के नाम पे करते रहते हैं, पर वो बात बन नहीं रही, क्योंकि ये सब चीजें पैदा की हुई हैं, बात नहीं बन रही। तो फूट डालने वालों ने पार्टियां बना ली, पार्टियों के नाम पे फूट डालने लगे, भी तेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है, आपस में झगड़े होने लगे, फूट डालने लगी। फिर लोग इकट्ठे होने का प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इकट्ठे होने का प्रयास हुआ, जैसे साहब काशीराम जी ने किया। वो आपने कहानी सुनी होगी, मिले मुलायम काशीराम, आगे का सेंटेंस आप जानते हो। तो वो इकट्ठे हुए, सत्ता आई तो उनको तोड़ो। तो एक के यहाँ एक वर्ण बैठा दिया, दूसरे के यहाँ दूसरा वर्ण बैठा दिया, वो आपस में लड़ने लगे, और ऐसी जन्मजात दुश्मनी करा दी, और पूछो मत, फूट डाल दी। मतलब फूट डालने के 100 तरीके, 100 तरीके फूट डालने के। अभी फिलहाल में यहाँ एक एक एकता सी बननी शुरू हुई थी, जो वाल्मीकि और जो चमार लोग हैं उनके अंदर। तो वो रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया पंजाब के अंदर, और वहाँ कुछ लोग पागल हो गए, आपस में लड़ने लगे। तो फूट डालने के 100 तरीके। तो फूट डालना है, मतलब जब तक फूट नहीं डालेंगे मिलेगा कुछ नहीं, तो डालनी फूट है। तो अंत तक प्रयास है फूट डालने का। अगर नहीं सफल हुए तो हार जाएंगे, और सफल होते रहे तो जीत जाएंगे। तो वो फूट डाली। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे एक एजिटेशन हुआ। उस एजिटेशन में सब लोगों ने हिस्सा लिया, वहां कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। वो सबको एजुकेशन के लिए इकट्ठे हुए, जो भी थे, चाहे कोई पढ़ा हुआ था या नहीं था, पर हुए सारे एजुकेशन के लिए इकट्ठे। तो एक माहौल बन गया देश में कि भाई पढ़ाई के लिए इकट्ठा होना चाहिए, रोजगार के लिए इकट्ठा होना चाहिए, काम के लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो
अच्छी बात है, हेल्थ के लिए इकट्ठा होना चाहिए, वेल्थ के लिए इकट्ठा होना चाहिए, तो ये सब देश के लिए इकट्ठे होने वाली बात है। तो 2 दिन से एक नैरेटिव चलाना शुरू किया, आरक्षण खत्म होना चाहिए। कोई मतलब नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन्हें फूट कैसे डालें, कैसे कहें? ये तो कह नहीं सकते कि एजुकेशन देंगे या नहीं देंगे, पर फूट डालना है। तो आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, मेंबर बनने शुरू हो गए, ये हो गए, हो गए। और काम है उनका फूट डालने का, वो कब से डालते चले आ रहे हैं कि बिना फूट डाले वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये उनका काम है। हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कई बार मन करता है कि अच्छी तरह से सुना दूं उनको। कोई तर्क नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे तुम्हारा एजेंडा क्या? कहीं कोई पोस्ट आया है तो उस पर काय को भौंकना शुरू करते थे तुम इतने फालतू बैठे हो घर में कि अपनी बुद्धि दिखाने के लिए उस पर लड़ने बैठ जाते हो। अरे लड़ाई इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे चल रही है आजकल। किसी ने फेंक दी कोई पोस्ट, किसी ने कुछ एजेंडा चला दिया, तुम बिना सोचे समझे उस पर अपने पूरी बुद्धि, अपना पूरा बल, अपना पूरा सब कुछ ड्राइंग रूम में बैठे बैठे, खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं है, दिखाते रहते हो, दिखाते। क्यों टिप्पणी करनी है? क्यों चिल्लाना है? किसी के कहने से कोई संविधान में चीजें खराब नहीं हो रही। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, अभी अभी जीत के आए हो, अभी अभी तुम्हारा खून बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनका भी तो वो उभर आने वाला है। ये तो क्रिया के प्रति इक्वल टू और बराबर प्रतिक्रिया होती ही है, और कई बार ज्यादा भी होती है। अगर जिसके पास पावर हो, सत्ता हो, सब कुछ हो, तो बड़ी प्रतिक्रिया भी देता है। काहे को बौखला रहे हो? तो बहुत सारे बुद्धिजीवी मैं देखा स्क्रॉल करके आरक्षण के ऊपर दिमाग पे मतलब अपनी बुद्धि दिखा रहे हैं। अरे क्यों क्यों टिप्पणी कर रहे हो भाई? जो एजेंडा नहीं तुम्हारा, जो तुम्हारा काम नहीं, किसी और का एजेंडा, किसी और की बात करने दो, सरकार जाने, वो जाने। सरकार जब अनाउंस करे, जब सरकार जब कुछ करे तब बात करना। किसी व्यक्ति की पोस्ट पे, टिप्पणी पे क्यों करना? किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हो, ये तो आरक्षण का है, किसी भी तरह की है, तो सोचो जरा। मान लो कोई बाबा साहब को गाली दे, कोई बुद्ध को गाली दे, कोई समन संघ को गाली दे, कोई किसी संघी को गाली दे, काय को दिमाग खराब करना है? अपना शांति से काम करो, चुप रहो, अपने एजेंडे पे चलते रहना है। आपका एजेंडा ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। और नहीं समझ में आता है किसी को तो चीन से सीख लेना चाहिए। चीन ने पूरी दुनिया को कभी नहीं छेड़ा। उसने कहा भाई हम और हमारे लोग, हमें अपना काम करने दो, और वो काम करते करते आज अमेरिका से बड़े हुए। और चलो चीन की छोड़ो, चीन तो देश है पूरा। अब बुद्ध को देख लो, बुद्ध को तो मानते हो, डॉक्टर अम्बेडकर को देख लो। बुद्ध कभी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनके शिष्य कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। कोई पत्थर फेंक रहा है, हाँ ठीक है, मार दिया, कोई बात नहीं, पट्टी कर लेंगे। कोई खाना नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे। पर अपना काम करते आज पूरी दुनिया में चमकते हैं बुद्ध, और बुद्ध के भिक्षु, उनकी शिक्षाएं। और तो कोई चमकता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर से कितने सारे मत्था मारने आते थे, वो तो कोई प्रतिक्रिया देते नहीं थे, अपना काम करते थे। संविधान बना दिया, किताब लिख दी, बहुत सारी चीजें बना दी, जनजागृति फैला दी, लगे हुए अपने काम में। तो सीखना चाहिए अपने महापुरुषों से कि हमारे पास ना इतनी बुद्धि और ना इतना पैसा फालतू है, और ना ही हमारे पास में कोई टाइम है, और ना ही हम अकल से पैदल हैं कि कोई भी आदमी कुछ भी कहेगा हम जाके वहां मुजोड़ी करना शुरू कर देंगे। अगर कोई अपना समण बात करता है तो उसको ये सिखाना है कि हम समण हैं, हमारी सभ्यता ये है और ये है। ये फूट डालने का जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक आप नहीं फूटोगे। मतलब फूट वो अपने में तो डालेंगे नहीं। जो भी फूट डालने वाला है वो अपने परिवार में, अपने घर में फूट ही डालेगा, वो बेवकूफ नहीं है। अगर शेरों का और शेरनियों का झुंड है तो वो कोई आपस में लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए फूट डालने के लिए। वो जब भी डालेंगे हिरणों के झुंड में फूट डालेंगे, वहां खलबली मचाएंगे। तो हिरणों को इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई तू फूट डालने आया, हम फूट डलवाते नहीं, भाग यहां से, हम कोई प्रतिक्रिया देते नहीं। तो अगर फूट डालने वाला फूट डालने आए और आप फूट डालने को, अलग अलग होने को, बिखरने को तैयार नहीं है, तो कोई कैसे आपको अलग कर देगा? आप तो झुंड हो, आप तो संघ हो, आपको कैसे अलग कर देगा? पर आप अगर वहां भौंकना शुरू कर दोगे, चिल्लाना शुरू कर दोगे, बेअकली का काम करना शुरू कर दोगे, दूसरों पे प्रतिक्रिया जवाब देना शुरू कर दोगे, यही एनर्जी का वेस्टेज है। तो पड़ गई फूट। आपने कुछ कहा, दो आपके समर्थन में आए, दो आपके विरोध में आए। आपके भाई दो आपके समर्थन में आए, दो आपके विरोध में आए। वो तो फूट डाल के चला गया, आप आपस में लड़ते रहो बैठे बैठे, खा में खा जो चीज अच्छी खासी बन रही थी वो उसको खराब कर लो। ये समझदारी सबको बतानी है और करनी है, पर बिना किसी सामने वाले व्यक्ति का नाम लिए हुए, आराम से, कि भाई ये फूट डालो की और जो राज करो की जो नीति है ये नेचुरल है, ये पूरी दुनिया में चलती है। इसको अंग्रेजों के नाम से मत सीखो इसे, ये अभी भी चल रही है। और हम हारते इसलिए हैं क्योंकि फूट डालोगा राजनीति के। चलो अब जैसे दिल्ली के अंदर एक बंदा है, अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी वोकरी छोड़ दी, उसकी पत्नी भी नौकरी कर दी है, अभी वो भी रिटायर हो गई है। अब उसको, उसकी हाईली एम्बिशियस कई कारण रहे होंगे उसके कि उसको नेता बनना है, उसको क्रांति करनी है। ना तो वो क्रांति कर पाया, ना वो नेता बन पाया। बाकी वो इधर उधर फुटबॉल की तरह कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूमता रहता है। अब वो जानता है, देखो उसको अकल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जानता है कि ये सामने वाले लोग फूट डालने आरक्षण का नाम लेके। पर उसने जान के उसके विरोध में पोस्ट किया। उसका पर्पज है क्योंकि वो मरा हुआ नेता है, उसको हाईलाइट होना है।
और कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही। उनका पर्पज तो समझ में आता है, पर हमारा और आपका क्या पर्पज है? हमारा आपका पर्पज है हमारा परिवार इकट्ठा रहे, हमें फूट ना पड़े, हम फालतू की चीजों में ना पड़े। आरक्षण या कोई भी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। अगर वहां बहुमत होगा तो वो उसी हिसाब से काम करेगी। आप चाहे उसका कितना प्रचार प्रसार कर लो, उससे काम नहीं बनेगा। दूसरा, जब अपने ही समणों में फ्रैक्शन होने की नीयत आ जाए तो उस मुद्दे पे चुप हो जाना चाहिए। समझदार जो घर में बड़ा होता है वो चुप हो जाता है। अगर घर में झगड़ा होता है तो चुप रहो, इसको झगड़े को बहने दो, कहीं कोई आफत नहीं आने वाली है। हम इकट्ठे होंगे तो अपनी चीजें फिर ठीक करा लेंगे। ये जो कानून बनते हैं ये कोई खुदा के घर से आसमान से अंतरिक्ष टपक के नहीं आते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं यही लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत होते हैं। जब होगा तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। कोई कोई बात नहीं। पर अपना घर ही खराब कर लोगे, अपने घर में फूट डाल लोगे तो फिर कैसे ठीक करोगे? फिर तो नियम भी गया और परिवार भी गया, भाई भी गया, सब कुछ चला जाएगा फिर तो। वो जो शिकार करने लोग आ रहे हैं, जो शिकार करने शेर नहीं आ रही हैं, शेर आ रहे हैं, उनसे तभी बच सकते हैं जब आपस में फूट ना पड़े। और उनको भगा भी सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, उनको पैरों के तले कुचल भी सकते हैं अगर आपस में फूट ना पड़े। क्योंकि भीड़ जो होती है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जहां से निकलती है अपने कदमों तले सबको रौंदती हुई जाती है। चाहे वो बेशक कुछ भी से, चाहे उनको खाना मिला हो या ना मिला हो, या भूखे हों या कमजोर हों या जैसे भी हों, पर भीड़ में शक्ति बहुत होती है, संघ में बहुत शक्ति होती है। इसलिए ये नई नई चीजें आती रहेंगी, ये तोड़ने की, फोड़ने की, फूटने की। अगर नहीं समझ में आया, कोई नई चीज आए तो सुबह 7 बजे पोर्टल पे आके समझ लें उसको, कोई समझ लें। यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं, या शाम के पोर्टल पर चर्चा कर लें। तो मेरा कंसेप्ट आज इसी बात के ऊपर है कि भाई हम सबको फूड से बचने के लिए इकट्ठे होना रहना चाहिए, और ये मेरा टॉपिक भी है। आप सब लोग इस पे चर्चा करें, क्योंकि आपने अब तक कितने प्रकार की फूड देखी, कहाँ कहाँ ये देखा कि बिखराव वो कैसे कैसे करते हैं मोहल्ले में, पड़ोस में, किन किन चीज़ों को मुद्दा बना के करते हैं, कैसे कैसे राष्ट्रीय मुद्दे पे कैसे तोड़ते हैं, स्टेट लेवल पे कैसे तोड़ते हैं, पंचायत लेवल पे कैसे तोड़ते हैं, मोहल्ले में कैसे तोड़ते हैं, धर्म के नाम पे कैसे तोड़ते हैं, मजहब के नाम पे कैसे तोड़ते हैं, नौकरी के नाम पे कैसे तोड़ते हैं, SC ST के आरक्षण के नाम पे कैसे तोड़ते हैं, कोई क्षेत्रवाद है उस पर कैसे तोड़ते हैं, कोई पार्टी है उसके उसमें उसके हिसाब से कैसे तोड़ते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनके। और जो कास्ट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, तोड़ने का सिस्टम है। खैर अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरा यहाँ अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदना।